जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि हर सप्ताह हम वीकली करंट अफेयर कवर करते हैं जो कि हमारे आने वाले वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, मतलब कि हम स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार कंपटीशन कम्युनिटी के साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि साथियों मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं, आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी पहुंच भी समाज के उस हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी जो कि सरकारी नौकरी का सपना देखता है और उसका सपना पूरा होगा और आप भी उसमें सफल होंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं जो कि इस हफ्ते का है। इस हफ्ते में जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने चल कर आती है, वो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है। मतलब आप इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख सकते हैं कि विच प्लेयर हैज बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ द इलेक्शन कमीशन बाय द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। इनसे कौन परिचित नहीं है, सब भी इनसे जो है आपका भली भांति परिचित है। इनका नाम है नन अदर देन बी फॉर बाहुबली सचिन तेंदुलकर। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आती होगी कि आप जान सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें क्या बनाया है। तो इन्हें बनाया है आइकॉन, बनाया है नेशनल आइकॉन। मतलब कि चुनाव प्रचार प्रसार का, चुनाव का क्या करेंगे, ये महत्व को बताएंगे और सभी को अवगत कराएंगे कि हमारा इलेक्शन, हमारा जो मतलब कहा जा सकता है हमारा जो मतदान है वो कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतदान देने नहीं जाते हैं और जाते भी हैं तो नोटा पे बटन दबाते हैं। वो उनकी स्वैच्छिक मतलब आपका अवधारणा है, उनका स्वैच्छिक व्यवहार है वो कि वो चाहे वो नोटा में दबाए या किसी भी चीज़ में। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मतदान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और सभी गतिविधियों को देखते हुए। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मतदान में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए, इलेक्शन में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है। देख सकते हैं आप किसके किसके लिए। तो निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको आइकॉन बनाया है। मतलब सभी जगह देखने को मिलेगा कि आदरणीय सम्माननीय श्री सचिन तेंदुलकर जी मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं, ये है ना। तो इनको देखने को मिलेगा इनसे कि ये सभी जगह जागरूकता पैदा करेंगे कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो किस प्रकार की निकाय है और वो कितना मेहनत करती है। आप वोट ज़रूर दें, वोट को आप वेस्ट ना करें, है ना। इन सब सारी चीज़ों को आपका देखते हुए, जागरूकता फैलाते हुए दिखेंगे कौन, सचिन तेंदुलकर जी। आइए और स्टैटिक पोर्शन देखें। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभा, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव पे जो है ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, देखो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई होगी तो। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव जितने भी होते हैं उनका क्या करता है, ये चुनाव को संचालित कराता है ना। स्वतंत्र निकाय है, चुनाव कराने का कार्य करता है ये। गठन कब हुआ है इसका, तो 25 जनवरी 1950 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के रूप में बहुत सारे आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। सॉरी, कब हुआ इसका गठन, फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 25 जनवरी 1950 में। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है ना। ये जो है क्या करेगा, संवैधानिक रूप से सारे प्रावधानों का संचालन करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें संविधान में वर्णित, दिख रहा होगा ये संविधान में वर्णन है। अगर देखें तो संविधान हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो भाग 15 में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो इतनी सारी चीज़ें देखो हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। 3 सदस्यीय आयोग है, इसमें 3 सदस्य हैं, मुख्य रूप से 3 सदस्य रहेंगे। एक मुख्य निर्वाचन आयोग रहेंगे, कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, है ना। और कौन से नंबर के हैं राजीव कुमार, अभी कौन है हमारे, तो राजीव कुमार जी हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार
है ना, 25वें मुख्य निर्वाचन आयोग है, मतलब आपके आयुक्त हैं ये, ठीक है, राजीव कुमार जी, देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखाया हुआ है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे जी है, अरुण गोयल जी है ना। तो अगर भारत में प्रथम महिला की बात करें तो कौन है, वी.एस. रामदेवी पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं, ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी। आप कमेंट बॉक्स में बनाएं कि किसके कारण जो है इसको मनाया जाता है, क्लियर है। तो इतना आपको स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा सबका चुनाव करवाएगी। 25 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ है। संवैधानिक आयोग है ये, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक के इसका वर्णन है, ठीक है। वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, 25वें नंबर के हैं। और बाकी सदस्य हैं जैसे कि अनूप चंद्र पांडे, श्री अरुण गोयल, क्योंकि ये क्या है 3 सदस्यीय टीम का आयोग है। वी.एस. रामदेवी पहली महिला हमारी निर्वाचन आयुक्त बनी थी। राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो इतना पोर्शन आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है हमारा, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, कौन है बताओ। ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, श्रैंथा थाविसीन, नाम आप एक बार और दोहराएंगे फिर से याद होगा, श्रैंथा थावेसीन, ये जो है अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, कौन बने हैं थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, तो श्रैंथा थावेसीन। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा आपका इंदौर में किया जा रहा है, इंदौर में किया जाएगा, है ना, सितंबर में किया जाएगा। ये थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या है आपका इंदौर में ये किया जाएगा नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस। ये कैसा कॉन्फ्रेंस है, तो जितने भी देश में स्मार्ट सिटीज़ हैं उसको प्लानिंग, उसका नियोजन, उसका संगठन, ये सब सारी करने की प्रक्रियाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस आयोजन इंदौर में 27 से 29 सितंबर को किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में अगर देखें तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का दौरा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के स्मार्ट सिटी अपने अपने प्रोजेक्ट के मॉडल और नवाचार जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इससे पूर्व जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। बताओ, आप लोग को बता चुका हूँ प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 100 शहरों को क्या बनाना है, स्मार्ट सिटी में बदलना है, क्लियर है। तो हमें इतना स्टैटिक पोर्शन इससे पता होना चाहिए, कितने शहर, तो 100 शहर। और 100 शहरों में कब से इसका आयोजन, मतलब आपका शुरुआत किया गया था, तो 2015 से, क्लियर। अगला प्रश्न है, चर्चित कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, तो देख सकते हो आप ये वाला राज्य तमिलनाडु दिखाई दे रहा है और ये कर्नाटक से जो है आपका निकली है कावेरी नदी, इनके बीच में हमेशा विवाद रहता है। तो कोर्ट ने अभी कुछ ना कुछ इसमें जो है मतलब बैठक, मतलब कुछ ना कुछ नहीं बोल सकते कि बैठक हुई है कोर्ट में, तो ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं यहाँ से बढ़ जाती है। तो बिल्कुल जो है इसको आपको याद रखना है साथियों। तो कौन कौन से बीच में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक रहेगा इसका आंसर, क्लियर है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इसका जो है विवाद चलते रहता है, क्लियर। आगे बढ़ें, आ जाओ। देखो अब इसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं कि कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद की सुनवाई पर बैठक हुई। अगर मैं बात करूं तो बहुत सालों से चल रहा है, 1900 के दशक से जो है इसमें विवाद चल रहा है। बाकी स्टैटिक पोर्शन देख सकते हैं कि कावेरी जल विवाद को समाप्त करने हेतु 1990 में संस्था भी बनाई गई है ना। दोनों राज्य क्या है कि हमारा है करके लड़ते जाते हैं। विवाद की उत्पत्ति की बात करें तो देखो 150 वर्ष पूर्व 1892 से 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट मैसूर के बीच में समझौता किया गया था। मतलब कि ये विवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसमें बैठक हुई है, तो ये सवाल जो है बनता है, क्लियर है साथियों। आगे बढ़ें, चलो अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को ने किस देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है। भारत में है पहली बात तो, और भारत के जो है आपका ग्वालियर को वाटर मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। कहाँ है ग्वालियर, तो ग्वालियर है एमपी में। ठीक है, चलो अब इसका स्टैटिक पोर्शन हम देखें। स्टैटिक पोर्शन पे अगर हम चर्चा करें, देख सकते हैं आप कि यूनेस्को ने देश के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को चुना है।
ठीक। उसके बाद यूनेस्को में देश में पहली बार ग्वालियर शहर जो है वो आपका वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाटर मैनेजमेंट, डाटा एकत्रीकरण, मतलब सारी चीज़ों को क्या करना है, संयोजित करना है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़रूरी तो वो है आपका यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड आपका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है। हेड कौन है? तो आपका एड्रे आइजोल। ठीक है, इनके आपके प्रमुख हैं। तो इसको आपको याद रखना है इतना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आपका चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी? याद रखिएगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया गया है एनजीटी के अभी वर्तमान के अध्यक्ष। क्या करता है एनजीटी? एनजीटी करता है जितने भी शहरी क्षेत्र और साथ ही साथ जितने भी भू क्षेत्र हैं उसमें से कोई सा क्षेत्र अगर एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत आता है तो उसके तहत क्या करेगा, उस क्षेत्र को पर्टिकुलरली वो हरित रहने देगा, हरा रहने देगा, वहाँ किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन और उद्योग का प्रावधान होने नहीं देगा। एनजीटी बहुत ही ज़्यादा जो है आपका ज़रूरी है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अगला है प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? ये बहुत जरूरी है। ये जो है आपका दुर्गापुर वाले क्षेत्र में देखोगे बनाया गया है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CMERI दुर्गापुर द्वारा इसे बनाया गया है। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ये क्या है? ई ट्रैक्टर है। ई ट्रैक्टर बहुत जरूरी होता है मतलब अभी वर्तमान के दौर में देखा जाए तो क्या है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होते जा रहा है, तो ई रिक्शा क्या हो, ई रिक्शा जो चल रहा है अभी बहुत ही देखा जाए तो सब जगह ई रिक्शा का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे अब क्या आ गया है? ई ट्रैक्टर। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून? देखो ये वाला जो है कौन सा है मून का? नॉर्थ पोल। और ये वाला कौन सा है? साउथ पोल। ठीक है। अब साउथ पोल में अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल में जो है बहुत सारे देश लोग उतर चुके हैं, जैसे कि देखो यहाँ लिखा है रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, इन लोग उतर चुके हैं। लेकिन साउथ पोल में कोई नहीं उतरा था। तो कौन उतरा है अभी? हमारा भारत, चंद्रयान-3। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बदल जाती है। क्लियर है? 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ था। तो ऐसे प्रश्न दिखा मुझे तो मैं जरूर बनाना पसंद किया, है ना। तो आपको याद रखना है साउथ पोल में अगर कोई सा देश उतरा है तो कौन सा है? साउथ पोल में तो हमारा भारत है। आइए चंद्रयान मिशन में जो है बहुत सारी बातें, इसको भी देख लो, यहाँ से प्रश्न पूछेगा इसलिए बार बार रख देता हूँ इसको मैं। ठीक है। चंद्रयान मिशन निर्माता कौन है? तो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2030 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के जो श्रीहरिकोटा में है। जो लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो मार्क 3। ठीक है। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ये लोग जाके? तो चंद्रमा की सतह पर भूकंप, गर्मी, पानी की खोज, खनिज की जानकारी, मिट्टी, ये सब चीज़ की प्राप्त करेंगे। ठीक है। चंद्रयान-1 कब गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को, ये भी याद रख सकते हो, असफल हो गया था। चंद्रयान-2 कब गया था? तो आपका 22 जुलाई 2019 को, ये भी असफल हो गया था। तो इसे याद रखना जरूरी है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगर पूछ भी दिया चंद्रयान-1 के लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? तो पोलर आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C11। ठीक है। वैसे ही इसका नाम क्या है? तो GSLV MK3 असफल था। तो ये दोनों असफल हुए, लेकिन ये क्या हो गया? सफल हो गया हमारा। कब? तो 28 तारीख को। क्लियर? अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो कौन सा शहर रहा है? नन अदर देन, हमेशा की तरह हमेशा स्वच्छ साफ सुथरा जगह भारत का अगर कोई सा है तो कौन सा है? इंदौर। क्लियर? देख लो 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देखा जाए तो आपका किसको मिला है? आपको इंदौर को। बाकी याद रख सकते हो आप। क्लियर? अगला प्रश्न है, केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल कहाँ खोला गया है? वेयर इज द केरला स्टेट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल बीन ओपनड? वेयर, कहाँ हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा तिरुवनंतपुरम में खोला गया है ना। इसको याद रखना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे, किए हैं। ठीक है।
8 से 12 तक के पढ़ने वाले बच्चे लोग के लिए है। कृत्रिम तरीके से सबको पढ़ाई करवाया जाएगा, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी इसका मतलब क्या है, मतलब कि सारी चीज़ें जो है डाटा बेस्ड रहेगी। देख सकते हैं आप स्कूली बच्चों को कैसे तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को बढ़ाई जाए, ये सब सारी चीज़ें उसमें पुट ऑन की गई है। ठीक है, सारी चीज़ें टेक्निकल होंगी, कंप्यूटराइज्ड होंगी और आपका इसे खोला गया है। क्लियर। फिर उसके बाद रिवीजन चालू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा हूँ बस। दूध गाड़ू कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में। हरिद्वार में कुंभ मेला मनाया जाता है। भोटिला हरेला उत्सव मनाया जाता है कहाँ, उत्तराखंड में। कांगडली महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। फूल दही उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। देखो इस प्रकार से दही को पोतते हैं, मतलब कि आपका क्या मनाया जाता है, बटर फेस्टिवल। आगे बढ़े। चर्चा में रही खिलाड़ी अंतिम पिंगला का संबंध कुश्ती से है, ये देख सकते हो। कुश्ती में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत का पहला ग्राम एटलस किस शहर में खोला गया है, तो गोवा में खोला गया है। ठीक है, ग्राम एटलस। 9वीं महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, तो स्पेन ने जीता है, जैसे कि पिछली बार बताया था मैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको यहाँ पास मिलेगा एक बटन आई बॉल, उसमें आप जा सकते हैं और उसमें जाके आप पूरे वीडियोस कवर कर सकते हैं लास्ट वाले। क्लियर है साथियों। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।